नमस्कार दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी के ये जो प्रैक्टिस सेट है पार्ट 4 इसको हम लेकर के आए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये जो आज हमने लगभग 40 क्वेश्चनों की श्रृंखला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 2001 से 2011 में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। ऑप्शन नंबर ए बिहार ने, बी गुजरात ने, सी राजस्थान ने और डी जो है हमारा ये है उत्तर प्रदेश ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बिहार, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित नगरों में से किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है। ए बेंगलुरु में, बी चेन्नई में, सी दिल्ली में, डी सूरत में। देखिए अभी जैसे कोरोना का मामला चल रहा है तो मलिन बस्तियों की जो संख्या है मुंबई में ज़्यादा है और उसी परिप्रेक्ष्य में ये जो सूरत है वहाँ पर भी मलिन बस्तियाँ जो है वो बहुत अधिक हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सूरत हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 है नगर की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक निवास हो। नंबर 2, कम से कम 75% कार्यशील पुरुष कृषियेतर कार्यों में लगे हों। नंबर 3, जनसंख्या जहाँ की जनसंख्या अधिकतम 5000 तक हो। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है। 1 और 2, बी 2 और 3, सी फर्स्ट और थर्ड और डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है हमारा उपरोक्त सभी। ये तो जो मानक हैं ये सभी मानक जो हैं वे उसमें होने चाहिए स्टूडेंट्स, यानी नंबर 1 भी, 2 भी और नंबर 3 भी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। द्वितीय औद्योगिक नीतियों में उद्योगों को ए 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, बी 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, सी 8 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, डी 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। द्वितीय औद्योगिक नीति में उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रथम औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्रथम श्रेणी में जो उद्योग रखे गए थे, ए उनमें सरकार एवं निजी उपक्रम में प्रतियोगिता रहेगी, बी वे पूर्णतः सार्वजनिक उपक्रम होंगे, निजी उपक्रम का उनमें कोई स्थान नहीं होगा, सी भविष्य में उनका विकास सरकार करेगी, डी उनकी विनियमन संबंधी नियमावली सरकार बनाएगी। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका राइट आंसर भी क्या है, बी होगा, क्योंकि ये जो प्रथम औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो उद्योग रखे गए थे वे पूर्णतः सार्वजनिक उपक्रम थे जिनमें निजी उपक्रम का कोई स्थान नहीं था। तो इसका बी जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, फसल चक्र से क्या आशय है। देखिए फसल चक्र जो है हमारा भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलों का एक क्रम में उगाने को क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है। ए देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना, बी देश में उद्योग व्यवसायों और उपभोक्ताओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होना, सी विदेशी मुद्रा का देशीय मुद्रा के पूर्व के सापेक्ष सस्ते में उपलब्ध होना, डी देश में उद्योगों व्यवसायों और उपभोक्ताओं को अधिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध होना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा,
बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देश में उद्योग व्यवसायों और उपभोक्ताओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होना, यानी सस्ती मुद्रा से मतलब है कि व्यवसाय के लिए कम ब्याज पर यदि ऋण उपलब्ध होता है व्यवसाय और उद्योगों के लिए, हमें तो क्या कहेंगे, उसे सस्ती मुद्रा कहेंगे हम, यानी कि ऐसी मुद्रा जिसकी पहुंच सभी तक हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ए मीथेन, बी नाइट्रोजन, सी नाइट्रस ऑक्साइड और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये जो हरित गृह गैस है यानी ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और ये सभी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या हैं? आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य के लिए ध्वनि स्तर है। मनुष्य के लिए ध्वनि स्तर है। ए 60 डेसिबल, बी 100 डेसिबल, सी 120 डेसिबल और डी 90 डेसिबल। देखिए ध्वनि स्तर की जो बात है मनुष्य के लिए, वो 60 जो है आपका 60 जो आंसर है वो सही है, 60 डेसिबल। चूँकि साधारण बातचीत में 60 डेसिबल जो ध्वनि यूज होती है, यदि 100 डेसिबल की बात करें तो 100 डेसिबल जो ध्वनि है वो कारखानों, मोटरसाइकिल की आवाज़, इनमें यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, संसद में स्थगन प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? संसद में स्थगन प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? तो स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है कुछ सदस्यों के अनुचित व्यवहार पर रोक लगाना, सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक महत्व के मुद्दे पर बहस करना, किसी अनुदान की मांग में कटौती करना, मंत्री से किसी विषय पर सूचना प्राप्त करना। देखिए संसद में स्थगन प्रस्ताव का जो उद्देश्य होता है वो सार्वजनिक महत्व का यदि कोई मुद्दा है तो उसकी तरफ जो है ध्यान आकर्षित करना होता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक महत्व के मुद्दे पर बहस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है? जहांआरा, रोशनारा, गुलबदन बेगम, जेबुनिसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुलबदन बेगम। ये गुलबदन बेगम के बारे में बताएं आपको दोस्तों, ये जो गुलबदन बेगम हैं ये बाबर की क्या थी? पुत्री थी। क्या थी? बाबर की पुत्री थी। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध की माँ का संबंध किससे था? यानी वो कोल्य वंश की थी, शाक्य वंश की थी, लिच्छवी वंश की थी या उनमें से कोई नहीं? तो ये जो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कौन से वंश की थी? कोल्य वंश की। कौन से वंश की थी? कोल्य वंश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र ए कथन ए, तो केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रहती है। कारण है इसका, राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो देखिए ये जो आपका कथन है और कारण है दोनों ही सही हैं और ये इसकी आर सही व्याख्या करता है। चूँकि पुनर्विचार की जो मांग है केंद्र और राज्यों के संबंधों के बीच वो समय समय पर चलती रहती है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोडा जनजाति का निवास स्थान है? ए कैमूर श्रेणी, बी शिवालिक श्रेणी, सी अरावली श्रेणी, डी नीलगिरी श्रेणी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नीलगिरी श्रेणी। यानी नीलगिरी श्रेणी पर ये जो टोडा जनजाति है पाई जाती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक बीमा है। तो बैंक बीमा क्या है? यानी बैंक बीमा से मतलब है कि बैंकिंग सेवा भी मिले उस व्यक्ति को वहाँ पे और बीमा की सेवा भी मिले। तो इस
तरीके से इसका जो बी ऑप्शन है यानी सम्मिश्र वित्तीय सेवा, जो बैंक और बीमा दोनों के उत्पाद प्रदान करती है, तो ये बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित में ये राज्य दिए हुए हैं यहाँ पर और इधर जीवमंडल रिजर्व हैं। तो ए है उड़ीसा। तो उड़ीसा में कौन सा जीवमंडल रिजर्व है? उड़ीसा में है सिमलीपाल। कौन सा है? सिमलीपाल है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्या है? पंचमढ़ी। और तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और असम में क्या है? मानस रिजर्व है, जो है मानस जीवमंडल रिजर्व कहाँ है? ये आपका कहाँ पे है? असम में है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्मार्ट जेल होता है, एक जेल जो मछली से प्राप्त होता है, एक जेल जो समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है, सी एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल करता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये स्मार्ट जेल जो है एक प्रकार का पदार्थ है जो जीवन तंत्रों की नकल करता है। क्या करता है? जीवन तंत्रों की नकल करता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है? वो सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 18, भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है? तो भोजशाला मंदिर जो है ये सरस्वती जो देवी हैं, शिक्षा की जो देवी हैं, उनकी मूर्ति है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक देश पर राज्य किया? किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक देश पर राज्य किया? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी तुगलक वंश। तो तुगलक जो वंश है इसने सबसे अधिक समय तक देश पर राज्य किया है। और तुगलक वंश जो है 1320 से 1398 तक, 1320 से 1398 तक इन्होंने जो है वो देश पर राज किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? ए वंदे मातरम, बी वीर अर्जुन, सी ट्रिब्यून और डी पीपल। तो लाला लाजपत राय द्वारा 1920 में वंदे मातरम नामक जो समाचार पत्र था वो क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? देखिए 20 और ये 21 दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है? यूरेनियम, इरिडियम, प्लूटोनियम और थोरियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थोरियम। थोरियम जो है महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और थोरियम का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? मोनोजाइट। और थोरियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? केरला और झारखंड और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। ये तो कथन है, इसका कारण क्या है? वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है। देखिए संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त रहने वाला समुद्री मार्ग है।
जो संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, कथन। ए भी सही है और आर इसकी क्या करता है, बिल्कुल सटीक व्याख्या करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप, एक, हिमनद पिघलने लगे हैं। बी, समय से पूर्व आम के बोर आने लगे हैं। नंबर 3, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने लगा। नंबर 4, विश्व से संपर्क बेहतर हो गए। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो इफ़ेक्ट है ये हमें देखना है कि उसके क्या क्या कारण हुए हैं। तो इसमें देखिए, विश्व से संपर्क बेहतर नहीं हो पाएंगे ग्लोबल वार्मिंग होगी तो, जबकि पहले जो 3 ऑप्शन हैं, हिमनद पिघलने लगे हैं, चूँकि हीट बढ़ रही है, हीट बढ़ने से जो ग्लेशियर हैं हमारे पिघलने लगे हैं, वो समय से पूर्व आम के बोर आने लगे हैं, और स्वास्थ्य पर इसका जो है वो क्या है, गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। राज्य की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए, केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए। देखिए, वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, और वित्त आयोग की जो नियुक्ति है वो केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का जो अंश है वो निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, एनडीसी संबद्ध है। एनडीसी, तो एनडीसी क्या है, एनडीसी है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। और एनडीसी किससे संबद्ध है, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। एनडीसी का जो कार्य है वो पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं ये उनको क्या करती है, अप्रूव करती है, यानी उनको अनुमोदित करती है, अप्रूवल देती है उनको। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तना, फल, जड़, इनमें से कोई नहीं। तो पौधे का जो भाग है जिससे हमें हल्दी प्राप्त होती है वो भाग क्या है, तना। क्या है, तना। तने से हमें क्या प्राप्त होती है, हल्दी प्राप्त होती है। और आलू कहाँ से प्राप्त होता है, कंद। आलू कहाँ से, ये आलू क्या है, कंद का रूपांतरित भाग है। और प्याज किसका रूपांतरित भाग है, सलकंद। और हल्दी अदरक क्या होते हैं, प्रकंद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना। राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना है, ए केंद्र सरकार की, बी राज्य सरकार की, सी है दोनों यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों की, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, राष्ट्रीय ई प्रशासन जो योजना है वो किसकी है, केंद्र सरकार की है। और इसका क्या उद्देश्य है, राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना का क्या उद्देश्य है, राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना का उद्देश्य है कि इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भारत के सभी नागरिकों को नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, बायोसेंसर क्या है। तो बायोसेंसर क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नहीं। बी, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक अनुसंधान केंद्र, विज्ञान की एक शाखा जिसमें अनुसंधान एवं विकास हेतु इलेक्ट्रॉनिक तथा जीव प्रौद्योगिकी का संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है। तो ये जो बायोसेंसर है
वो एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, अनुसंधान एवं विकास हेतु इलेक्ट्रॉनिक तथा जीव प्रौद्योगिकी का संयुक्त रूप से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसमें क्या होता है, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। इसका स्वामित्व होता है, निजी स्वामित्व होता है। तो इसका जो डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। और समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसकी क्या विशेषता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर जो अधिकार होता है वो किसका होता है, सरकार का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये सुमेल करना है आपको सूची 1 से सूची 2 को। ग्राम सभा, वित्त आयोग, निर्वाचन, स्थानों का संरक्षण। तो ये ऑप्शन इसमें गिवन है। तो देखिए ग्राम सभा, तो ग्राम सभा जो है वो संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है इसका, 243A में। तो ये तीसरा हो जाएगा इसका, ठीक है। वित्त आयोग, तो वित्त आयोग क्या है, 243(1) में इसका जिक्र है। वित्त आयोग का जिक्र कहाँ है, 243(1) में है। तो ये हो जाएगा। निर्वाचन, निर्वाचन का जिक्र है 243K में। और स्थानों का आरक्षण ये है 243D में, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सूची और ये सूची 2। तो सूची 1 का जो है हमें सूची 2 से मिलान करना है। देखिए मिलान के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें जो आसान क्वेश्चन होते हैं, यानी आसान जिन्हें आप जानते हैं, पहले उनका मिलान करें और आंसर टेल से भी थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करें। तो देखिए जैसे अनुच्छेद 360 है, तो आपको सभी को पता है कि ये किससे कनेक्टेड है, वित्तीय आपात से कनेक्टेड है। अनुच्छेद 75 है हमारा, तो अनुच्छेद 75 में किसके बारे में, मंत्रियों के बारे में उपबंध है इसमें, अनुच्छेद 75 में। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 163। तो अनुच्छेद 163 में क्या है, मंत्रिपरिषद। और अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। तो कौन सा सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो देखिए बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है ये दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष को ये अपना त्यागपत्र सौंपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईलैंडिंग व्यवस्था संबंधित है। तो आईलैंडिंग जो व्यवस्था है वो किससे संबंधित है, बिजली से। किससे संबंधित है, बिजली से। तो इसे गलत ना कर देना, द्वीप मत सोच लेना जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्न में से कौन से विषय समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं, परिवार नियोजन, वन, शिक्षा, ये सभी। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो समवर्ती सूची में परिवार नियोजन भी समवर्ती सूची में है, वन भी पर जो है आपके समवर्ती सूची में है, और शिक्षा भी समवर्ती सूची में है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, ये आपका एक आकृति आपको दी हुई है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। नीचे दिखाई आकृति में त्रिकोण, आयत और वृत्त द्वारा क्रम से शहरी, मेहनती और शिक्षित लोगों को दर्शाया गया है। इनमें से कौन सा हिस्सा ऐसा है जो ऐसे लोगों का है जो शहरी, शिक्षित हैं किंतु मेहनती नहीं है।
यानी शहरी भी हैं और शिक्षित भी हैं। क्या हैं? शहरी भी हैं और शिक्षित भी हैं, लेकिन मेहनती नहीं हैं। तो ऐसा क्या हो जाएगा? नंबर 4। क्या हो जाएगा? नंबर 4 हो जाएगा ये। एक बार फिर से देख लेंगे इसको, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं, देखो इस तरीके से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें प्रत्येक जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसके साथ साथ हम करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चनों का इनमें समावेश करते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों का आप अच्छे से याद कर लें। देखिए करंट अफेयर्स का ये जो क्वेश्चन है, बजट 2020 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितने रुपए की राशि आवंटित की गई है? ए 64,654 करोड़ रुपए, बी 99,300 करोड़ रुपए, सी 75,300 करोड़ रुपए और डी 21,900 करोड़ रुपए। तो शिक्षा का जो बजट है 2020 में वो 99,300 करोड़ रुपए का रखा गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हमारा जो है। देखिए महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण पदक विजेता महिला खिलाड़ी हैं। मीराबाई चानू, राखी हल्दर, कर्णम मल्लेश्वरी, दिल्ली दलवेहरा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राखी हल्दर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट जो है सभी दोस्तों को अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनका एक बार रिवीजन भी करें आप। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें डाले गए हैं। इन क्वेश्चनों के आने की जो बारंबारता है वो बहुत अधिक है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों।